हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के मुख्य तथ्यों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की, तो 1600 ईस्वी में राज्यलेख आया था, जिसके तहत ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और इसी में जो है कहा गया था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अनुमति दे दी गई थी। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद के हाथों में सौंपा गया था, जिसके लिए एक गवर्नर और 24 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। उसके बाद 1726 में पुनः राज्यलेख आता है और उस राज्यलेख में विधि बनाने की शक्ति दी जाती है। किसको? तो जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसे उसके राज्यपालों को और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विधि बनाने की शक्ति किस अधिनियम के तहत या किस राज्यलेख के तहत दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1726 के राज्यलेख के तहत दी गई थी। हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में गवर्नर जनरल पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वारेन हेस्टिंग्स बने थे। बंगाल के गवर्नर को जो तीनों प्रेसिडेंसियों को जो है को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल का पद का सृजन किस अधिनियम में आया या किस एक्ट में आया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। इस तरह से जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले किस में देखने को मिलती है? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मिलती है। इसी के तहत कहा गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था। कहा गया था कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसके तहत जो है 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। खैर, उसकी चर्चा हम लोग इतिहास में देखेंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट इस जो हम लोग भारत के संवैधानिक विकास में जो महत्वपूर्ण है, जो संविधान से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह संशोधन अधिनियम था जिसमें कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत मिला था 1781 में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? तो 1781 में आया था। अब ध्यान दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था। उन्हीं के नाम पर यह लाया गया था, इसलिए इन्हें पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाने का उद्देश्य क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के प्रशासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश राज्य के अधीन रखा गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश राज्य के क्षेत्र माना गया पहली बार कब, किस अधिनियम में? कंपनी के प्रशासित क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य के अधीन माना गया या ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के अधीन माना गया किस अधिनियम से? तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले माना गया था। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया और राजनीतिक क्रियाकलापों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल के अधीन कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब बात करते हैं हम लोग 1786 का अधिनियम। इसमें जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1786 अधिनियम के तहत दी गई थी। 1793 में जो एक चार्टर अधिनियम आता है, जिसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसमें और भी कहा जाता है कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार
किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था। और ध्यान दीजिए, सभी कानून को कानून की व्याख्या का न्यायालय को अधिकार जो है, विकार नहीं यहाँ पे होगा, व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया था। किस अधिनियम के तहत जो है? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया कि सभी कानूनों को व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को दिया गया। तो न्यायालय के अधिकार का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 1793 के चार्टर अधिनियम में मिलता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें जो है कंपनी के चीन और चाय को छोड़ करके शेष व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पहली बार कब समाप्त किया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में समाप्त किया गया था। और इसके बाद जो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रिटिश थे, अन्य ब्रिटिश जो भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे तो व्यापार कर सकते थे, परंतु चीन और चाय को छोड़ करके चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसी में कहा गया कि भारतीयों के लिए लगभग जो है 1 लाख रुपये वार्षिक बजट दी जाएगी शिक्षा के लिए। अब बात करते हैं हम लोग 1833 के चार्टर अधिनियम की। 1833 के चार्टर एक्ट, कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कोई भी अंग्रेज जो है, कोई भी ब्रिटिश भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता है। इस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। और इस तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव कब पड़ती है? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव जो 1833 के चार्टर अधिनियम में भी देखने को मिलती है। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसी में जो है एक विधि आयोग के गठन की बात की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो है, यानी प्रथम विधि अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। और यह विधि आयोग का गठन जो हुआ था 1843 में हुआ था। 1843 में ही लॉर्ड एलन बोरो ने जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। संपूर्ण भारत के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और 1833 के चार्टर अधिनियम में ही खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था। और इससे पहले 1833 से पहले जितने भी कानून बने थे उसे नियामक कानून के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट की। तो विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना था। विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था। कानून बनाने के लिए जो है गवर्नर जनरल की अनुमति की आवश्यकता थी, यानी गवर्नर जनरल के वीटो पावर का अधिकार किस अधिनियम में देखने को मिलता है? तो 1853 के चार्टर अधिनियम में देखने को मिलता है। 1854 में जो है यहाँ पे 1800 होगा, 1854 में सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? तो 1854 में। मैकाले समिति का संबंध किससे है? तो सिविल सेवा से संबंधित है। अब बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की। इस शासन अधिनियम में जो है के तहत जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कब हुआ या किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इस महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, इसे जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के दरबार में पढ़ा गया था। अब बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय किस अधिनियम के तहत कहा गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया। यह वायसराय जो होता था ब्रिटिश ताज के अधीन होता था। ब्रिटिश ताज के जो प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन चलाता था, यानी महारानी के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता था। अब इसके बाद जो है भारतीय सचिव का एक पद सृजन हुआ, यानी पद आया जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, तो भारत सचिव का जो पद था, भारत सचिव जो था ब्रिटिश ताज का ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। और भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन का प्रावधान 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। अब देखिए, इसी में जो है नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। इन दोनों का कार्य भारत सचिव को दे दिया गया। इस तरह से 1858 के भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन समाप्त हुआ। देखिए, निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड जो था,
इसको समाप्त करके भारत सचिव को इसका अधिकार दे दिया गया था। तो भारत में जो है कि द्वैध शासन समाप्त हुआ था 1858 के शासन अधिनियम से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 की। 1861 में जो है वायसराय को विधायी कार्य हेतु नए प्रांत का निर्माण तथा नवनिर्मित राज्य में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। यानी नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया किस एक्ट में देखने को मिलती है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिलती है, जिसमें जो है वायसराय को नए राज्य बनाने यानी प्रांत बनाने और उसमें जो है गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रखने की जो है अधिकार उन्हें दिया गया था। कैनिंग ने विभिन्न विभाग में भिन्न भिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। उन्होंने बनाया था कि भिन्न भिन्न सदस्य जो हैं भिन्न भिन्न विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह से जो है भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी थी। इसी के तहत जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था, तो 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम के तहत। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी नियम बनाने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मिली थी। अब बात करते हैं हम लोग कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों की शुरुआत हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों की शुरुआत किस अधिनियम से देखने को मिलती है, तो 1861 में जो है अब भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की अनुमति मिल गई थी। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार कब दिया गया था, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में दिया गया था। परंतु जो है गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य मनोनीत होते थे वे न तो बजट में बात कर सकते थे और न ही प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार था। 1873 के अधिनियम के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा किस अधिनियम में हुई थी, तो 1873 के अधिनियम में हुई थी। 1873 के अधिनियम में हुई थी। अब बात करते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। ये क्या है, इसमें जो है महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया था भारत का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत घोषित किया गया था। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 की। इसमें जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत इसी में होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से देखने को मिलता है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 से देखने को मिलता है। पहली बार जो है विधिक सदस्यों को सरकार से 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में देखने को मिलता है। और पहली बार बजट पर चर्चा करने के लिए जो है अधिकार प्राप्त होता है, वार्षिक बजट पर चर्चा करने के लिए, तो किस अधिनियम में, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। अब बात करते हैं हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या इसे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। तो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1909 में आया था। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मार्ले जो थे वो थे भारत सचिव थे, यानी लॉर्ड मार्ले, जॉन मार्ले उनका नाम था। उसके बाद मिंटो जो थे वायसराय थे तत्कालीन, उन्हें लॉर्ड मिंटो द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है इसे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर बना था। इसमें जो है मुख्य रूप से बात करें हम लोग तो मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की नींव सबसे पहले किस अधिनियम में मिली थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में मिली थी। इसमें जो है मार्ले ने कहा था लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों के खेमों में फूट डालना था। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। भारत वायसराय की कार्यकारिणी में का जो प्रथम भारतीय विधि सदस्य था उसका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। अब बात करते हैं हम लोग वार्षिक बजट पर जो सदस्य सार्वजनिक वित्त के विषय में प्रस्ताव रख सकता था।
परंतु रख सकता था, साथ ही साथ बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम से मिलता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से मिलता है। ऐसे जो है 6 दिन पहले बजट के लिए मतलब जो प्रश्न पूछने के लिए अनुमति ले करके तो पूछा जाता था 1992 के तहत और 1892 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसकी घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने की थी। भारत सचिव जो तत्कालीन भारत सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने की थी, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसमें तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन भारत सचिव और वायसराय के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका परिणाम जो है यह होता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू ने कहा था कि शिक्षित भारतीयों की मांग निस्संदेह उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व संभालने तथा आत्मनिर्णय के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। यानी भारतीयों के लिए, शिक्षित भारतीयों के लिए उन्हें अवसर देने की बात और उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए मॉन्टेग्यू ने सबसे पहले ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी। इसका परिणाम होता है कि उत्तरदायी शासन की बात की जाती है, यानी भारत में उत्तरदायी शासन लागू करने के लिए जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में कहा गया था। भारतीय उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू की घोषणा को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। उदारवादी जो थे भारत के लिए भारत के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक इसे जो है असंतोष तथा बिना सूरज का सवेरा कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने असंतोष तथा बिना सूरज का सवेरा कहा है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को। अब ध्यान दीजिए, इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। प्रांतीय विषयों को दो सूचियों में बांटा गया है। ठीक है, एक आरक्षित सूची और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित सूची पर जो होते थे ये गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत होते थे। आरक्षित सूची पर विषय बनाने और उस पर कार्य करने का अधिकार जो है सिर्फ गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद को होती थी, जबकि हस्तांतरित विषय पर गवर्नर तथा उसके मंत्री को होती थी। अब ध्यान दीजिएगा, आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत इसी में होती है। तो भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत किस अधिनियम से देखने को मिलता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है केंद्रीय विधायी का द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय बनाया गया। इसमें राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया जिसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जबकि विधान परिषद को निम्न सदन कहा गया जिसमें सदस्यों की संख्या 145 थी। इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीय परिषद की संख्या जो है 8 से बढ़ा करके 12 कर दी गई। भारतीय सदस्यों की संख्या जिसमें 3 कर दी गई थी। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। कानून की समीक्षा है तो 10 वर्ष की सीमा जो है समय सीमा निर्धारित की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में कानून की समय सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में निर्धारित की गई थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है। यानी किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? सबसे पहले तो जो है भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत सिखों के लिए जो है इसी में अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। यानी बात की गई सिखों के लिए जो है निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था सबसे पहले किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अब बात करते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उस जब आया था उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो थे और यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आया था। साइमन कमीशन जो है 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। इसे अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि 200 से अधिक अनुच्छेदों को मामूली फेरबदल के साथ भारतीय संविधान में इसे रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी गई।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुई किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी और प्रांतीय स्वायत्तता इसमें मिल गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना इसी में देखने को मिलती है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम से मिलती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलती है। अब ध्यान दीजिए, केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है और इसी में जो है अखिल भारतीय संघ की बात की जाती है। यानी अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम में कहा गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया है। इसीलिए इसी को देखते हुए जो है कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत होती है आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में। तो केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम में देखने को मिलती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलती है। वहीं द्विसदनीय भारतीय परिषद का गठन होता है कि राज्य परिषद उच्च सदन होता है और विधान परिषद निम्न सदन की बात की जाती है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 260 थी, जबकि निम्न परिषद यानी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 375 थी। शासन के विषय को जो है 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, केंद्रीय सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। तो सूचियों का विभाजन जो है ऐसे जो असमवर्ती सूची ऐसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन सूचियों का जब विभाजन की बात करें हम लोग तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी सूचियों का विभाजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यह भी हो सकता है। यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और ईसाई को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। भारत से म्यांमार का विभाजन भी जो है किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और संघ लोक सेवा आयोग का गठन की बात जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने जो है भारत के संवैधानिक विकास को देखा। उसके बाद हम लोग जो है संवैधानिक विकास के बाद हम लोग जो सभाएं हैं उसमें कैसे कैसे भारतीय संविधान के प्रारूपों को बनाया गया, इसकी चर्चा जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।